नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी क्या बगैर नफरत के या नफरती लोगों के चुनाव नहीं जीत सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने या नरेंद्र मोदी कहें अपने पहले की सरकारों को कोसकर ही राजनीति कर पाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जनसेवा, सच्चाई नहीं है? और क्या देश की सीमाओं और दूसरी चीजों को लेकर उनका राष्ट्रवाद गायब हो जाता है जब चाइना का नाम आता है? आज इन्हीं सवालों पर आपसे बात करें। सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। उसकी प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव समिति की बैठक की और उसमें पहली लिस्ट जारी की। जो पहली लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, उसमें एक टिकट दी गई कर्नाटका उडुपी सीट से और वो दी गई यशपाल सुवर्ण को। यशपाल सुवर्ण है कौन? ये वही व्यक्ति हैं जो हिजाब के मामले में लड़कियों से बदतमीजी करते थे। ये वही यशपाल है जो गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग करते थे। ये वही यशपाल सुवर्ण है जो बजरंग दल बन करके और किस तरीके से प्रेमी जोड़ों हों या और हों, उनकी पूरी लाज खत्म करते थे। तो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं और ये टिकट कोई ऐसी चीज नहीं, इसके अलावा भी तमाम सारे लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दी गई जो इसके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल लगता है कि पूरी तरीके से वो संकट पैदा करने वाले हैं समाज की शांति के लिए, समाज के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो जब यह स्थिति हो तो एक बात उठती है कि क्या सरकारें इसलिए बनती हैं, क्या नेता इसीलिए बनते हैं? आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक से ही सांसद हैं और वह भी नफरत के खेल ही करते रहते हैं और नफरत के बूते, नफरत के ही आधार पर वो अपनी पूरी सारी चीजें करते चले जाते हैं। इसलिए जिन चीजों को है उन चीजों को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। तो आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय पर गहलोत की तो तारीफ की और कहा कि जो राजस्थान सरकार है वो बिल्कुल गहलोत की सरकार विकास पर काम कर रही है, सब पर काम कर रही है, लेकिन वो अपनी पिछली सरकारों के सभी रेल मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उसमें उनकी सरकार के भी मंत्री हैं, उनकी सहयोगी सरकारों के भी मंत्री हैं और कांग्रेस सरकार के भी मंत्री हैं और कांग्रेस से इतर पार्टियों के भी मंत्री। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता,
रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया, जबकि हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान मिला था, भारत मिला था आजाद होकर के, छोटी सी रेल लाइन होती थी और आज वो कहां से कहां लाकर खड़ी कर दी गई। और नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के पूरे कलपुर्जे और सारी चीजें जहां बनवा रहे हैं, वो भेल गेल और दूसरी चीजें जो भी कुछ रेलवे लोकोमोटिव कारखाने और सब, वो सभी कांग्रेस सरकार के ही बनाए हुए हैं जहां इसका निर्माण हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं, और कुछ सामान चीन से आयात होगा, तो फिर आप समझिए चीन से रिश्ते और इधर ये खेल और विकास का मॉडल अपने आप को दिखाते हैं। तो इससे आप समझिए कि किस तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद में आइए आप, जब वो इसकी प्रशंसा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो ये करके नफरत बोने का काम करते हैं और उनसे कहते हैं उस प्रोग्राम में कि हमें पता है आप राजनीतिक संकटों से गुजर रहे हैं, आपके वो भाई आप अपना देखें ना, आप जब एक मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में शामिल इसलिए होता है क्योंकि संवैधानिक परंपरा है, प्रधानमंत्री के पद का एक सम्मान है, लेकिन वो सम्मान आप घटा देते हैं। यही वजह है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आपके साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं और आपको बेइज्जत होना पड़ता है, और यह बेइज्जती आपकी नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में चाइना को लेकर के जिस तरीके की उनकी स्थितियां हैं, सारी चीजें होती हैं, चाइना को लेकर एक शब्द नहीं बोलते हैं, वह भी सामने आ गया। नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे खास, सबसे सिपहसालार जिन्हें कहेंगे, सब कुछ कह देंगे, वो अमित शाह अरुणाचल प्रदेश जाते हैं और कहते हैं कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता मोदी राज में, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और स्थिति यह है 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चाइना ने कब्जा कर ली। इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा अच्छा कटाक्ष किया और उन्होंने कहा इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। तो आप समझिए, आपके राज्यसभा सदस्य रहे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। यह आपको समझने की जरूरत है। तो जब ये स्थितियां होती हैं तो समझने की जरूरत है। ऐसी स्थितियों का समाधान क्या है? ऐसी स्थितियों का समाधान है कि आप जनता के लिए काम कीजिए, आप किसानों के लिए काम कीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार से सीखिए कि किस तरीके से किसानों के लिए काम किया उन्होंने। उनके लिए सौर सुजला योजना लाए, उसके अलावा गोबर की योजना लाए और तमाम सारी योजनाएं लाए। सबसे अधिक जो है समर्थन मूल्य मिल रहा है और चीजें मिल रही, तो इससे बड़ी और चीज नहीं हो सकती। आपको सीखना चाहिए हिमाचल प्रदेश की सरकार से, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए 1% की दर से ऋण देने की व्यवस्था की गई। तो आप समझिए 1% की दर से कर्ज कि साल में 100 रुपए पे 1 रुपया देना है। आप समझिए इतना तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वो बेचारे साहूकार से 10-10, 20-20 % पर लेते हैं और वो भी मंथली पर 10-10%। आप कल्पना करिए। तो यह स्थिति है। आपको राजस्थान सरकार से सीखना चाहिए, जिसने अपने राज्य के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना दी है और इसके जरिए अधिकतर लोगों को मुफ्त है और जो बहुत समृद्ध लोग हैं उन्हें 850 रुपए में। आप इसको समझिए। और कांग्रेस पशुपालकों के लिए वहां पर काम कर रही है। 2 आपकी गायें हैं तो उनको निशुल्क मिलेगा। तो आप समझिए उनका बीमा 40,000 रुपए का निशुल्क करेंगे। तो ये आप समझिए।
और इसके अलावा इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं, निश्चित रूप से लगता है कि हाँ, ये होना चाहिए, ये सरकारें होती हैं और इसको लेकर के काम होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी की न्याय योजना की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो सिर्फ ये करते हैं कि 609 नंबर पे 2014 में जो व्यापारी था, उस व्यापारी को आप दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बना देते हैं। तो आप ये समझिए 609 नंबर पर था और दूसरे नंबर पे आप ले आए। तो यह है आपका आंकड़ा है, आपका काम करने का है। और उसके बाद में आपकी 40% की सरकार चल रही है। पूरे देश में जहां जहां आपकी सरकारें चल रही हैं, हर जगह इसी तरीके की स्थिति। और कर्नाटक में तो आप ही के पार्टी के एक पदाधिकारी जो कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर आपको बताया कि सर, हमारे राज्य में 40% कमीशन लिया जा रहा है काम का। अब आप इससे समझ सकते हैं। और उसके बावजूद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देश बेरोजगारी की आग में जल रहा है। 8% के करीब की बेरोजगारी दर है और उसमें यह स्थिति है कि इंडस्ट्रीज खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उन सब चीजों को लेके मार्च महीने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 95 लाख रोजगार घट गए। 95 लाख सिर्फ मार्च महीने में, जो पिछला महीना। आप कल्पना करिए, तकरीबन 1 करोड़, और 1 करोड़ लोग का रोजगार चला जाता है। सोचिए कि 1 करोड़ परिवार, मतलब यदि एक परिवार में मिनिमम 4 आदमी भी माने तो 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो। इसको लेके कांग्रेस ने बहुत सही बात कही, आनंद शर्मा ने। क्या कभी सोचा है कि देश में बेकारी की क्या हालात है? क्या मार्च महीने के आंकड़े मालूम है सब लोगों को? देश के अंदर लगभग पूरा साल, पिछला साल और इस साल भी 8% केवल एक आंकड़ा नहीं है, बेरोजगारी का दर है। पर युवा बेरोजगारी 20 और 24 साल की उम्र के बीच के लोगों में, नौजवानों में 42% बेरोजगारी है। ये गंभीर चुनौती है। इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? ये सीधा सवाल कि क्या कदम उठा रहे हैं? मार्च महीने में सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 95 लाख रोजगार टूटा है। औद्योगिक निर्माण में 72 लाख टूटा है। और रिटेल सेक्टर के अंदर 65 लाख टूटा है। ये मैंने 3 ही सेक्टर गिनाए अभी। आप आइए, जिन भी चीजों पे आप बात करेंगे, आप नफरत पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है कि पूरे देश में यह मांग उठ रही है कि विपक्ष एक होकर लड़े। और यह लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बर्बादी पे ले जा रहे हैं। आप एलआईसी को बर्बाद कर रहे हैं। एलआईसी का धन उस अडानी की कंपनी को बचाने के लिए लगा रहे हैं, जो अडानी वास्तव में फ्रॉड पर खड़ा है। इसीलिए आप जो है घिर जाते हैं। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए और हमारी पॉलिसीज देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम है। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। यह है आपकी वजह। इसीलिए आप शायद जेपीसी नहीं कराना चाहते हैं, इसीलिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो जनता की यदि आप बात करेंगे तो आपकी स्थिति ये है। और यही बात है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपके समय में लोकतंत्र जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और इन्फोर्स कर दिया गया है कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को जो लोकतंत्र का साथ देते हैं। तो यह आपकी नीतियां हैं और जब यह नीतियां हो तो कल्पना करें
राजस्थान में आप सरकार है, जहां आज आप वंदे भारत का उद्घाटन कर रहे थे, आज राजस्थान जिस तरीके से काम कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, उसने जिस तरीके से हेल्थ का राइट दिया है, अधिकार दिया है, कांग्रेस ही है जिसने अधिकार दिए हैं। क्या दिया? शिक्षा का अधिकार, आपको सूचना का अधिकार, आपको अब हेल्थ का अधिकार, और आपको इसके पहले मनरेगा दिया, नरेगा दिया, ये सारी चीजें आपको अधिकार दिए जिनके जरिए आप वो कर सकें। आज जो आपको खाने को 5 किलो आप अनाज भी बांट पा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार के ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांट पा रहे हैं। तो ये आप समझिए, तो सेवा भाव ये होता है। दिव्यांग लोगों को राजस्थान में और दूसरे कांग्रेस राज्यों में पूरी मदद दी जा रही है, और जिस तरीके से 5,000 स्कूटियां हर वर्ष दी जा रही हैं दिव्यांगजनों को, तो इसी तरीके से है। आप कल्पना करिए, तो ये राज्य होते हैं, ये सरकार के काम होते हैं। लेकिन आपके यहां क्या हो रहा है? नहीं, ये धर्म स्थल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धंधे करेंगे। आप देखिए कर्नाटक में नंदनी दूध जो है वहां का सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी होता है, एक अपना ब्रांड, लेकिन आप उसमें अमूल के कब्जे में उसे देना चाहते हैं, क्योंकि अमूल गुजरात से आती है, और गुजरातियों का देश के सब चीज पे कब्जा करा देने की आपकी जो नीयत है, उसका नतीजा है कि आप सब चीज ये करते हैं। आप आए सरकार में, अडानी के बूते, आज अडानी का कब्जा है पूरे देश के और देश के एसेट्स पे, सारी चीजों पे, तो ये समझ लीजिए। और आप कल्याण के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस सरकार से सीखिए, छोटे दुकानदारों को 50,000 रुपए तक कर्ज लेने पे 50% अनुदान देने की व्यवस्था की हिमाचल सरकार ने। और इस तरीके से उसने जिस तरीके से किया, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को भी देख लीजिए, उन्होंने किस तरीके से किया, किन किन बीमारियों और सब चीजों के लिए कितना व्यवस्था की है। और इसके बाद में जो जिस तरीके से खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो राजस्थान में लॉन्च की गई, उसमें किस तरीके से किया। यही कारण है कि आज कांग्रेस सरकार की फिर से दरकार लोग बताते हैं। और क्यों दरकार बताते हैं? क्योंकि यह स्थितियां जब आती हैं तो निश्चित रूप से आता है कि हां क्यों। तो आज वही हुआ कि दिल्ली में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दोनों अपने नेताओं के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे मिलने गए। राहुल गांधी भी वहां पर थे, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और सबसे बात हुई, और तय किया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए एक रणनीति तय की जाए, जो बड़े समय से मांग उठ रही थी कि विपक्षी एकता की। तो उसकी एक पहल हो गई, और उसके लिए नीतीश कुमार को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वार्ता करें, हम भी एग्री हैं, आप भी एग्री हैं, और सब लोग एक मंच पे बैठ के इन चीजों पे डिस्कस कर लेंगे। पद महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है, संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण है, और इसलिए विपक्षी एकता की जरूरत है। क्योंकि देश को रोजगार चाहिए, देश को संसाधन चाहिए, देश को सर्वजन के हिताय की योजनाएं चाहिए, न कि सिर्फ अडानी के लिए या कुछ मित्र पूंजीपतियों के लिए। तो यह बात समझने की जरूरत है, और इस दिशा में बहुत अच्छा बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि क्या योजना की गई है, और उस पर राहुल गांधी भी बोले, नीतीश कुमार भी बोले, तो यह है। और तेजस्वी यादव ने उस पर सहमति जताई। आज यहाँ पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए, और एक हम सभी ने मिलके तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है, और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं,
उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम तो उठाएंगे। एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पसीने आना तय है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से होने जा रही है। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ी हुई, जिसे कहते हैं हालत पतली है, इसलिए वो नफरती लोगों के सहारे पूरा चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। सच को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है, सब कुछ आपका है, देश आपका है। यदि यही नहीं रहेगा तो आप कहां रहेंगे और आपका मंदिर कहां रहेगा, मस्जिद कहां रहेगा, गुरुद्वारा कहां रहेगा। तो इसलिए सच को जानिए और सच पर मैं सच बताता हूं। आप पसंद करें तो इसे आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।